महाराष्ट्र की सियासत में ये जो पूरा उलटफेर का घटनाक्रम हुआ है, दो दो बड़ी पार्टियों में फूट देखने को मिली है, इसका क्या असर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत पर पड़ने वाला है? जनता को ये अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, दूसरा सवाल। तीसरा, इस सब के बीच में कांग्रेस एक किनारे खड़ी हुई है। कांग्रेस की स्थिति क्या मजबूत होती जा रही है? विचारधारा की लड़ाई को लेकर एक बड़ी बहस महाराष्ट्र की सियासत में शुरू हो गई है। कहा जा रहा है हिंदुत्व की राजनीति करने वाले, मराठा की राजनीति करने वाले, इनके कोई विचार और सिद्धांत नहीं रह गए हैं। सत्ता में आना इनका एकमात्र सिद्धांत रह गया है। ये शिंदे गुट और अजीत पवार गुट पर आरोप लग रहे हैं। शिंदे गुट, अजीत पवार गुट, एनसीपी और शिवसेना के वो धड़े नहीं दिखाई पड़ते निश्चित तौर पर जो शरद पवार के नेतृत्व में या फिर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मूल तो मूल होता है। और जब विचारधाराओं में या पार्टी में इस तरह की टूट होती है तो वो दो हिस्सों में बहुत स्तर पर टूटती है। यहां पर अभी विधायकों के संख्या बल को देखा जाए, सांसदों को देखा जाए तो बीजेपी का सपोर्ट और साथ ही साथ में मंत्री पद या सत्ता में आना साफ तौर पर एक मकसद दिखाई पड़ता है। लेकिन जनता के बीच क्या मैसेज जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की जनता, और जितने मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं, जितने पोल्स हम करते हैं, हम आपसे अभी सवाल लगातार पूछते रहते हैं अपने लाइव के दौरान कि महाराष्ट्र की जनता पर क्या नकारात्मक असर पड़ेगा। ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ, महाराष्ट्र की जनता पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। आपको याद होगा इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब शिंदे गुट की बगावत हुई थी। शिंदे गुट के साथ हमदर्दी जुड़ने के बजाय उद्धव गुट के साथ हमदर्दी ज़्यादा जुटी। लोगों का यह मानना था कि उद्धव के साथ गलत हुआ है। भले ही उद्धव को पसंद ना करते हो, उद्धव की राजनीति पसंद ना करते हो, भले ही उद्धव का जो एक ये आरोप लगता रहा कि वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, वो बंद कमरे की पॉलिटिक्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपने घर में रहते हैं, बहुत एक्टिव नहीं रहते, बहुत सारी बातें उनके बारे में कही गई कि वो वैसे राजनेता नहीं है जैसे बाला साहब ठाकरे थे, जनता के बीच में शामिल होना। एकनाथ शिंदे में वो खूबी है। इसके बावजूद इमेज जो होती है, जो सरनेम होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है राजनीति में, खास तौर पर ऐसी पार्टियों के लिए जिनको बनाने वाले चेहरे जो हैं वो ज़्यादा बड़े दिखाई देते हो पार्टी। जैसे उदाहरण के लिए शिवसेना और बाला साहब ठाकरे, क्या बड़ा है? निश्चित तौर पर बाला साहब ठाकरे बड़े हैं, क्योंकि वो आपको उद्धव गुट में भी दिखाई देंगे, वो आपको शिंदे गुट में भी दिखाई देंगे। एनसीपी में क्या बड़ा है? एनसीपी का नाम या शरद पवार पहले ही कह चुके हैं, सारे के सारे विधायक, जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था कि हम घड़ी पर वोट मांगने के लिए नहीं जाते हैं, हम शरद पवार के चेहरे पर वोट मांगने के लिए जाते हैं। यही वजह है कि अजीत पवार के मंच पर भी आपको सबसे बड़ा पोस्टर दिखाई दिया शरद पवार का, और शरद पवार के मंच पर आपको सिर्फ शरद पवार का पोस्टर दिखाई दिया। ये चेहरों का महत्व होता है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में ये चेहरे अब कितने प्रभावी हैं तो आने वाला चुनाव बताएगा। निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक लोकप्रियता हासिल की है। महाराष्ट्र में भी उनके चेहरे को बड़े चेहरे की तरह रखा जा रहा है, जैसे अन्य राज्यों के चुनाव में प्राथमिकता से आगे रखा जाता है। इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस स्थानीय चेहरा हैं, पिछली बार पूरा कार्यकाल किया, जो कि बहुत समय बाद में महाराष्ट्र की सियासत में होता ही नहीं था कि कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। इस बार जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तमाम प्रयासों के बावजूद अजीत पवार से मिल लिए, तमाम कोशिशें कर ली, उद्धव की नाराजगी थी, हमको मुख्यमंत्री बनाओ वाली बात थी, महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, सरकार बन गई, और यहां से महाराष्ट्र की सियासत का एकदम एक अलग दौर शुरू हो गया। इस दौर में या तो बीजेपी महाविकास आघाड़ी को इसी तरह से स्वीकार कर लेती, चुपचाप विपक्ष में बैठी रहती। दूसरा ऑप्शन ये था कि महाविकास आघाड़ी में एक फूट हो। महाविकास आघाड़ी मजबूत होती जा रही है, इस बात को भी समझ लीजिए। महाविकास आघाड़ी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाई पड़ रही थी। ये थी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महाविकास आघाड़ी के दो बड़े घटक दल जो हैं अब वो सत्ताधारी दल के साथ सरकार का हिस्सा बन चुके हैं, एनसीपी का बड़ा गुट और शिंदे गुट। कुल मिलाकर ये अगर सरकार चलती रहती है और आगामी चुनाव में उतरते हैं तो इन दोनों गुटों का नुकसान है, इन दोनों गुटों का निश्चित तौर पर नुकसान है, क्योंकि एनसीपी वो एनसीपी नहीं है जो शरद पवार के एकमेव अध्यक्षता में चलती दिखाई देती है, और शिवसेना वो शिवसेना नहीं जो उद्धव ठाकरे के पीछे चलती दिखाई देती है। जब चुनाव में ये आपस में लड़ते दिखाई देंगे, अगर सीटों का बंटवारा हो पाता है, यहाँ पर पेच फंसेगा। बीजेपी एनसीपी के इस गुट और शिवसेना के इस गुट के साथ कैसे सीटों का बंटवारा करेगी। वहीं उद्धव को और शरद पवार को कांग्रेस के साथ में अपनी सीटों का बंटवारा करना है। कांग्रेस इस वक्त अब बड़ा दल दिखाई देता है विपक्ष में, नेता प्रतिपक्ष का दावेदार तक दिखाई देता है। अगर शरद पवार अपनी इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो, अगर ये बगावत उनके खिलाफ ही रहती है तो, और अगर अजीत पवार सचमुच एनसीपी को शिंदे की तरह अपने साथ रखने में कामयाब हो जाते हैं तो अब कांग्रेस यहाँ पर अपनी सीटों की दावेदारी बढ़ा सकती है। और जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के बीच में एक बड़ा कन्फ्यूजन है।
आपके सामने कैंडिडेट शरद पवार का भी उतर रहा है, उद्धव ठाकरे का भी उतर रहा है, और आपके सामने कैंडिडेट अजीत पवार का भी उतर रहा है और शिंदे गुट का भी उतर रहा है। जनता किसको वोट दे? दोनों ही शिवसेना के नाम पे बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इधर भी दोनों ही शरद पवार के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए सीटों के बंटवारे में जो अपेक्षित 13-14 सीटों की डिमांड दोनों गुटों से की जा रही है वो उनको मिलेगी, इसमें बहुत आशंका व्यक्त की जा रही है। बहुत मुमकिन है कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई दे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी सीटों की दावेदारी को बढ़ाती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र का सियासी समीकरण इस दिशा में बढ़ रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बड़े पैमाने पर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एनसीपी और शिवसेना ये दोनों पूरी तरह से खत्म हो गए, लेकिन ये जिस तरीके से बटे हैं, इसके बाद इनकी सीटों की दावे और इनके समीकरण देखिए, वहां से शिवसेना के उम्मीदवार को उतारा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। उद्धव गुट कैसे काउंटर करेंगे? उनको इन्हीं के खिलाफ लड़ना है। तो ऐसी सीटें भी बन सकती हैं जहां पर शिवसेना और एनसीपी लड़ते दिखाई दें। जब ऐसा होता है तो एक गुट जो कांग्रेस के साथ में है उसको सीटों का बंटवारा करना, और एक गुट जो बीजेपी के साथ में है उसको सीटों का बंटवारा करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियां इस वक्त इन दोनों ही गुटों को ऐसी सीटें देंगी जहां पर इनका मुकाबला पहले से मजबूत दिखाई देता और ये आपस में लड़ते रहें और इनकी रस्साकशी या जोर आजमाइश होती दिखाई दे। अब ऐसी कितनी सीटें हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी शिवसेना का जब गठबंधन होता था तो सीटों के बंटवारे में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में लंबे समय तक रही, लेकिन उसके बाद में एक दौर ऐसा आया कि बीजेपी धीरे धीरे बड़े भाई की भूमिका में आ गई। शिवसेना को ये बात समझ में आ गई कि हम तो सिमटते जा रहे हैं, आने वाले समय में हमारे अस्तित्व का खतरा आ जाएगा। निश्चित तौर पर इस बड़े सवाल के साथ में शिवसेना ने अपने लाइन को चुना, लेकिन उद्धव के नेतृत्व में, पर वहाँ पर भी खेल हो गया, शिंदे अलग हो गए। इसी तरीके से शरद पवार बहुत लंबे समय से ये जोड़ तोड़ की राजनीति शरद पवार ने बहुत की है। ऐसा नहीं है कि वो इस सबसे अछूते रहे हैं। ये कई लोग कहते हैं कि शरद पवार तो अपने हित के लिए बहुत सारे समीकरण देख चुके हैं। अब वो ये बात जानते हैं, शरद पवार जो राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं, कि सीटों पर उनकी दावेदारी उतनी नहीं है। पहले तो पार्टी बचाना है, कितनी सीटों को वो लेकर आ सकते हैं। सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड ऐसे जो कुछ चेहरे उनके पास में बचे हुए हैं, रोहित पवार, इन लोगों के राजनीतिक भविष्य क्या होने वाले हैं। इधर अजीत पवार को चिंता है अपनी, छगन भुजबल को अपनी चिंता है, प्रफुल्ल पटेल को अपनी चिंता है, अजीत पवार पार्थ पवार के बारे में भी सोच रहे होंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त समीकरण बनने जा रहा है। आप देखिए शिंदे के साथ भी वही चुनौती है। श्रीकांत शिंदे और लोकसभा के जो सांसद उनके साथ में आए बड़ी तादाद में, कहा जा रहा है कि इनको मोदी मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है। अब मिलती भी है तो आगामी लोकसभा चुनाव के समीकरण देखिए आप, जो सिटिंग एमपीज हैं वो हैं एकनाथ शिंदे के साथ, और कुछ सांसदों के समर्थन का दावा अजीत पवार भी कर रहे हैं। उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, किसको टिकट मिलेगा? और अगर इधर से शरद पवार, आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए, छगन भुजबल के नासिक वाले येवले क्षेत्र में अगर शरद पवार जाकर एक रैली करते हैं तो छगन भुजबल परेशान हो जाते हैं। जिन छगन भुजबल ने शरद पवार के चेहरे पर वोट मांगा है इस क्षेत्र से, वो शरद पवार आकर कहें मुझसे गलती हो गई, गलत उम्मीदवार उतार दिया है, और छगन भुजबल बैकफुट पर दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि ये मैंने नहीं की, बगावत आपके परिवार का मसला और मैंने अपने क्षेत्र में काम किया है। ये घबराहट क्यों है, समझ रहे हैं आप? शरद पवार अगर एनसीपी के किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ, जो कि अजीत पवार गुट का होगा, रैलियां करते दिखाई दिए तो वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा। जिसके चेहरे पर टिकट मिला है, जिसके चेहरे पर वोट मांगने जा रहे हैं, वही चेहरा उनके खिलाफ सबसे मुखरता से आपको चुनाव प्रचार करता दिखाई दे रहा है। शिवसेना की स्थिति देखिए, शिवसेना में उद्धव ठाकरे के पास नाम नहीं, चुनाव चिन्ह नहीं, ठाकरे सरनेम है। वो बाला साहब ठाकरे का चेहरा लेकर उतरेंगे। शिंदे भी यही करने वाले हैं, लेकिन शिंदे के पीछे बाला साहब ठाकरे का चेहरा या उद्धव ठाकरे जो उनके बेटे हैं, उनके द्वारा बैठाए गए अध्यक्ष हैं, उनके पीछे बाला साहब ठाकरे का चेहरा। अगर बाला साहब ठाकरे के चेहरे पर ही टिकट मिलना है और चुनाव लड़ा जाना है और वोट मिलना है तो किसे मिलेगा? आप खुद तय करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत में धीरे धीरे ये जो दो क्षेत्रीय दल हैं ये बुरी तरह से सिमट गए हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने जा रहा है। इसमें निश्चित तौर पर सीटों का बंटवारा इन लोगों के साथ हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वहाँ इनकी दावेदारी भी कमज़ोर होगी और ज़मीन पर चुनाव लड़ना भी इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।